गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे जीन थेरेपी के बारे में। जीन थेरेपी, पेज नंबर 211। जीन थेरेपी क्या है? जीन थेरेपी एक ऐसा मेथड है जिसमें अगर हम ये पता लगा लें कि कोई पर्टिकुलर डिजीज या कोई पर्टिकुलर एबनॉर्मेलिटी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर किस डिफेक्टिव जीन की वजह से है या किस जीन के एबनॉर्मल फंक्शन की वजह से है, तो हम उस जीन को टारगेट करके साइलेंस कर सकते हैं या उसको सेलेक्टिवली रिमूव कर सकते हैं। उसको जीन थेरेपी कहते हैं। यहाँ इन्होंने एक एग्जांपल दिया है और इसमें फ़ायदा ये होता है कि अगर हम इस डिफेक्ट को एम्ब्रियो लेवल पर या चाइल्ड के लेवल पर ही ट्रीट कर लें तो एडल्ट में उस समस्या से बचा जा सकता है। देखो यहाँ पर एक बच्चे का एग्जाम्पल दिया है। एक 4 साल की लड़की है। उस लड़की का नाम था अशांति डिसिल्वा। अशांति डिसिल्वा। इस लड़की का ट्रीटमेंट करने वाले जो डॉक्टर थे उनका नाम था डॉक्टर विलियम फ्रेंच एंडरसन। डॉक्टर विलियम फ्रेंच एंडरसन, ये डॉक्टर का नाम था। तो ये डॉक्टर ने क्या बताया था? इन्होंने क्या किया कि इस लड़की के अंदर ये डायग्नोज हुआ कि इसके अंदर एडीए नाम का जो एंजाइम है ये नहीं बनता। एडीए की फुल फॉर्म होती है एडेनोसिन डीएमीनेज। ये जो एंजाइम होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स के मैच्योरेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। अगर लिम्फोसाइट्स मैच्योर नहीं होंगे तो उस पर्सन की जो स्पेसिफिक इम्यूनिटी है वो डायरेक्टली इफेक्ट होती है और इम्यूनिटी कमजोर होने पे क्या होता है वो तुम जानते हो कि मल्टीपल इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि इसको ट्रीट करने के क्या मेथड थे, इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें बताता हूँ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यानी कि NIH, मैरीलैंड USA में डॉक्टर विलियम फ्रेंच एंडरसन ने इस लड़की का ट्रीटमेंट किया। ठीक है। और उन्होंने कैसे किया? टी सेल के एक्टिवेशन और मैच्योरेशन से जुड़ा हुआ ये जो एंजाइम था, इस एंजाइम को कोड करने वाले जो जीन्स थे वो इस लड़की के अंदर डिफेक्टिव थे। तो उन्होंने क्या किया कि उन जीन को उसके अंदर इंट्रोड्यूस कराया ताकि जो डिफेक्टिव जीन थे उनको रिप्लेस किया जा सके। इस तरह से उन्होंने उसका ट्रीटमेंट किया था, है ना। 1990 में, डेट मैं बता देता हूँ, इसकी डेट थी 14 सितंबर 1990। 14 सितंबर 1990 को ये ट्रीटमेंट किया गया। तो जीन थेरेपी अपने आप में एक अनूठा प्रयोग था जिससे कि क्या है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से भी इसको क्योर किया जा सकता है क्योंकि बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं स्टेम सेल्स। ठीक है। जीन्स को रिप्लेस उस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये जो तरीके होते हैं जिसमें कि एंजाइम को सप्लाई कर दो, है ना, या फिर लिम्फोसाइट्स को सप्लाई कर दो, ये सिर्फ टेम्परेरी मेथड्स हैं। इसका बेस्ट मेथड क्या है? जीन को ही करेक्ट किया जाए, वो जीन जो कि या तो डिफेक्टिव एंजाइम बना रही या फिर बना ही नहीं रही। ये इसका मेथड है। फंक्शनल ADA-cDNA यूजिंग अ रेट्रोवायरल इज देन इंट्रोड्यूस्ड इनटू दीज लिम्फोसाइट्स। तो इसमें हम करते क्या है वो हम देख लेते हैं। As a first step towards gene therapy, lymphocytes from the blood of the patient are grown in a culture outside the body. पेशेंट की बॉडी से, ये पेशेंट है, इसकी बॉडी से हमने लिया लिम्फोसाइट्स को। ठीक है। और इसके बाद इनको किया लैब में कल्चर करने का मतलब है कि इनको एक आर्टिफिशियल मीडियम पर मल्टीप्लाई कराया। फंक्शनल cDNA is then introduced into these lymphocytes। इन सेल्स में हम इंट्रोड्यूस करेंगे एक cDNA मतलब कॉम्प्लीमेंट्री DNA। और किस चीज का DNA है वो, किस चीज की जीन है वो, एडेनोसिन डीएमीनेज वाली जीन है जो इन सेल्स में हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद
these are subsequently returned to patient। और जब ये डीएनए इन सेल्स के अंदर चला जाएगा तो इस कल्चर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनको वापस से पेशेंट के अंदर हम क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है, विच आर सब्सिक्वेंटली रिटर्न टू पेशेंट। और लेकिन ये जो सेल्स हैं ये इमॉर्टल नहीं है, इसीलिए पेशेंट को लगातार हमें क्या करते रहना पड़ता है, इस तरह के सेल्स का ट्रीटमेंट देते रहना पड़ता है। लेकिन अगर हम क्या कर सकें, जीन आइसोलेट फ्रॉम मैरो सेल्स प्रोड्यूसिंग एडीएज इंट्रोड्यूस्ड इनटू सेल्स एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, इट कुड बी अ परमानेंट क्योर। वो बच्चा जब एक एम्ब्रियो की स्टेज में था उसी समय अगर हम उसकी डिफेक्टिव जीन को ट्रीट कर दें, यानी कि उसको क्या कर दें, साइलेंस कर दें या उसकी जगह नई जीन्स इंट्रोड्यूस कर दें, ठीक है, या एडीए को इंट्रोड्यूस कर दें, तो क्या होगा, ये परमानेंट क्योर हो जाएगा अगर उसको एम्ब्रियो के लेवल पर ही किया जाए तो। इसके बाद आती है बात कि मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने टर्म दी थी जिसका नाम था सीडीएनए। सीडीएनए एक बार बता देता हूँ। सीडीएनए का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, यहाँ पर अगर हम किसी प्रोटीन का नाम लिखें, सपोज अभी एडेनोसिन डीएमिनेज था, ये एंजाइम है डीएमिनेज, यानी कि प्रोटीन है। तो इस एंजाइम का यानी कि इस प्रोटीन का कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए क्या होगा। सपोज ये एमआरएनए सीक्वेंस है और उस एमआरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए क्या होगा, उसे हम कहेंगे सीडीएनए, ठीक है। तो सीडीएनए का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए टू अ पर्टिकुलर प्रोटीन, उसको हम कहते हैं सीडीएनए। अब आती है बात मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मॉलिक्यूल्स के माध्यम से आप कैसे पता लगा सकते हैं कि किसी को कोई डिजीज है या नहीं। डायग्नोसिस का मतलब तो यही होता है कि डिजीज का पता लगाना। मॉलिक्यूल्स के माध्यम से कैसे पता लगाएंगे। इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज, अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स पैथोफिजियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट यूजिंग कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ डायग्नोसिस। कन्वेंशनल मेथड डायग्नोसिस के कौन कौन से हैं, यूरिन और सीरम का एनालिसिस, जिनको सामान्य भाषा में हम कहते हैं ब्लड और यूरिन टेस्ट, ठीक है। अब नए तरीके के टेस्ट कौन से होते हैं, जैसे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पॉलीमरेज चेन एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी कि पीसीआर, ठीक है। पीसीआर के बाद क्या लिखा है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, डीएनए टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं आरडीटी और एलाइसा। ELI जैसे एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्या होता है, इसको हम क्या अभी एक एक करके स्टडी करेंगे। देखो सबसे पहले क्या दिया है, प्रेजेंस ऑफ अ पैथोजन बैक्टीरिया वायरस इज नॉर्मली suspected when it has produced a disease symptom. By this time, concentration of pathogen is already very high. However, very low concentration of bacteria or virus can be detected by amplification of their nucleic acid by PCR. ठीक है, समझ रहे हो इस बात को कि अगर किसी पेशेंट के ब्लड में कोई पैथोजन है तो इसका मतलब उसका डीएनए भी होगा, और अगर उस डीएनए के हम मल्टीप्लाई करा ले लार्ज स्केल पर, है ना। सपोज ये बैक्टीरियल डीएनए था जो बहुत कम अमाउंट में किसी पेशेंट के सीरम में था, इसको पीसीआर के थ्रू हमने करा लिया इसका मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन तो तभी हुआ ना जब ये ऑलरेडी प्रेजेंट था। और पीसीआर भी इस बात का क्या है, इंडिकेटिव है कि वहां पर ये डीएनए प्रेजेंट है पैथोजन का। इस तरह से हम पीसीआर को यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है, कैन यू एक्सप्लेन हाउ पीसीआर कैन डिटेक्ट वेरी लो अमाउंट्स ऑफ डीएनए। क्योंकि पीसीआर में यूज होने वाले जो एंजाइम्स होते हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, वो कम अमाउंट को भी इस तरह से मल्टीप्लाई करने की एबिलिटी रखते हैं। कैन यू एक्सप्लेन हाउ पीसीआर, तो हो गया। पीसीआर इज नाउ रूटीनली यूज टू डिटेक्ट HIV इन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट। एड्स पेशेंट के अंदर
HIV का जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी PCR के थ्रू एम्प्लीफिकेशन कराकर भी हम चेक कर सकते हैं। इट इज बीइंग यूज्ड टू, आजकल कोविड के टेस्ट भी ऐसे हो रहे हैं PCR से। म्यूटेशंस इन जीन्स इन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट्स टू, ठीक है। तो अगर किसी कैंसर पेशेंट के अंदर कोई एबनॉर्मल DNA प्रेजेंट है जिसको हम ऑन्कोजीन कहते हैं, तो उसका डिटेक्शन भी PCR मेथड से होता है। अगर ये कोई ऑन्कोजीन है तो उसका मल्टीप्लिकेशन अगर PCR से हो रहा है तो इस बात का क्या इंडिकेटिव है कि वो ऑन्कोजीन वहां प्रेजेंट है, तभी तो उसकी कॉपी बन रही, ठीक है। तो इस तरह से भी डिटेक्शन हो सकता है। इसके बाद आती है बात रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी की। सिंगल DNA स्ट्रैंडेड DNA टैग्ड विद अ रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल इज अलाउड टू हाइब्रिडाइज टू कॉम्प्लीमेंट्री DNA इन अ क्लोन ऑफ सेल्स। अब ये वाला जो मेथड है ये हमें क्या बताता है कि अगर हमारे पास पेशेंट के सीरम में से मिले हुए ये DNA के फ्रेगमेंट्स हैं और हम पता लगाना चाहते हैं कि इनमें कोई पैथोजेनिक DNA तो नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, पैथोजेनिक DNA का कॉम्प्लीमेंट्री DNA के ऊपर हम लगा देंगे कोई रेडियो एक्टिव प्रोब, ठीक है। ये पैथोजेनिक, सपोज करो ये पैथोजेनिक DNA था, इसका कॉम्प्लीमेंट्री DNA ये रहा, इसके इस एंड पे हमने लगा दिया एक रेडियो एक्टिव प्रोब, इनके ऐसा मॉलिक्यूल और रेडियो एक्टिविटी एमिट करता रहेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये इसके साथ जाकर यहाँ कर लेगा डबल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग, है ना। दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाकर डबल स्ट्रैंड बना देंगे और यहाँ पर क्या होने लगेगी, रेडियो एक्टिविटी एमिट होने लगेगी, जिसका पता हमें तब पता चल जाएगा जबकि हम इसके सामने फोटोग्राफिक फिल्म लेकर आएंगे। तो इससे हमारे पास क्या इंडिकेट आ जाएगा कि इस पेशेंट का जो DNA है उसके अंदर ये पैथोजेनिक DNA भी मौजूद था, जिसको हमने इस मॉलिक्यूल से पता लगाया। इस मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं, प्रोब, PROBE, प्रोब, या इसको रिपोर्टर मॉलिक्यूल भी कहते हैं, क्योंकि हमें पता लगा के देता है, इसलिए इसको प्रोब कहते हैं। इसके बाद आता है लास्ट मेथड जिसका नाम है एलाइसा, यानी कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे हर तरह के टेस्ट की जान है। क्यों? क्योंकि इसमें हम किसका पता लगाते हैं, एंटीजेंस का या फिर एंटीबॉडीज का। एग्जाम्पल लेते हैं और उसके बाद आज का काम हो गया है हमारा फिनिश। HIV का एग्जाम्पल लेते हैं या कोविड-19 का एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो कि कोविड-19 वायरस जो है इसके आउटर सरफेस पर जो प्रोटीन्स हैं हम उनकी जांच करते हैं पेशेंट के सीरम में है या नहीं। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, एंटीजेंस की जांच कर रहे हैं। एंटीजन यानी कि फॉरेन सब्सटेंस, और वायरस के सरफेस प्रोटीन्स तो हमारी बॉडी के लिए फॉरेन है, तो इसीलिए उनको हम क्या कहेंगे, दीज आर एंटीजेंस, क्योंकि वो अगर हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस हो जाए तो वो एंटीबॉडी को जनरेट करते हैं और नॉन सेल्फ यानी कि फॉरेन फ्लू ने एंटीजन मानी। तो अगर उन वायरस के पार्टिकल्स या सरफेस प्रोटीन्स का डायग्नोस किया जाए तो उसे एंटीजन टेस्टिंग कहते हैं, ठीक है। और वायरस हमारी बॉडी में एंटर हो गया, उसके बाद हमारी इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडी बनाए, तो कितने एंटीबॉडी बनाए और क्या बनाई या नहीं बनाई, इसकी जांच अगर हम एलाइसा टेस्ट के थ्रू करें तो उसे एंटीबॉडी टेस्टिंग कहते हैं, ठीक है। तो हम एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं, एंटीबॉडी टेस्ट कर रहे हैं, और किस तरह से कर रहे हैं इसके बेसिस पर एलाइसा के कुछ टाइप्स हैं। और इसका जो ये नाम है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, वो क्यों है वो भी मैं तुम लोग को बताता हूं। जैसे कि सपोज करो, सबसे पहले एंटीजन का देखते हैं। हमने एक इनएनिमेट सरफेस यानी नॉन लिविंग सरफेस लिया जो कि टेस्ट किट होती है। इस टेस्ट किट पर एंटीबॉडीज जो हैं वो पहले से जुड़े हुए होते हैं। इसके बाद अप्लाई करते हैं पेशेंट का सीरम। अगर पेशेंट के सीरम में एंटीजेंस प्रेजेंट हैं उस पर्टिकुलर वायरस के या जिस ऑर्गेनिज्म पैथोजन को हम चेक कर रहे हैं, वो इन एंटीबॉडी से चिपक जाएंगे, क्योंकि ये एंटीबॉडीज क्या है उसी के स्पेसिफिक लगाए जाते हैं। तो अगर ये कोविड के अगेंस्ट वाले एंटीबॉडीज हैं तो इन पे कोविड के जो पार्टिकल्स हैं वो आकर इस तरह से अटैच हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अप्लाई करते हैं हम, तो ये पार्टिकल्स कहाँ से है, पेशेंट के सीरम से।
एक्सेस जो सीरम था उसको हमने कर दिया वॉश। इसके बाद अप्लाई करते हैं दूसरा रिएजेंट। दूसरे रिएजेंट में एंटीबॉडीज होते हैं, ठीक है, और वो एंटीबॉडीज कैसे होते हैं, वो रेडियो लेबल्ड होते हैं। रेडियो लेबल्ड यानी कि उनके एंड पर यहाँ पर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है जो रेडियो एक्टिविटी या फिर कलर को एमिट करता रहता है, जिससे हमें पता चल जाता है यहाँ पर ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। इसको क्या कहते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के बनने का ये परिणाम होता है कि वो हमें ये बताता है कि यहाँ पर ये रिएक्शन हुआ है, पेशेंट के सीरम में ये वाली चीज थी, तभी तो ये यहाँ पर बाइंड हुआ और इसने यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी और कलर को एमिट किया, ठीक है। तो इस तरह का जो टेस्ट होता है एलाइसा टेस्ट किट, ये बहुत ही फास्ट होता है। इसमें बहुत ही कम पेशेंट के सीरम की आवश्यकता होती है ना, और अगर बहुत ही कम वायरस का कंसेंट्रेशन है बॉडी में वो भी डिटेक्ट हो जाता है। ये एलाइसा के क्या है, ये पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। फास्ट होता है ना, कम अमाउंट में भी डिटेक्ट कर देता है और सस्ता होता है, क्योंकि आजकल टेस्ट किट्स क्या है जगह जगह मिलने लगे हैं बहुत आसानी से, और हर बीमारी की बहुत ही सस्ती। ये जो प्रिंसिपल मैंने बताया, इसी प्रिंसिपल पे काम करती है प्रेगनेंसी टेस्ट किट भी, और दूसरे जो ड्रग्स को टेस्ट करने वाली किट्स होती हैं वो भी इसी प्रिंसिपल पे काम करती है, ठीक है। अब देखो ये वाला मेथड में ऊपर एंटीबॉडी है, नीचे एंटीबॉडी है, बीच में एंटीजन है, इसलिए इस एलाइसा को कहते हैं सैंडविच एलाइसा। सैंडविच एलाइसा। एक दूसरा एलाइसा होता है, उसे कहते हैं इनडायरेक्ट एलाइसा। इनडायरेक्ट एलाइसा में यहाँ किसकी जांच हुई थी, पेशेंट के सीरम में एंटीजन है या नहीं। इनडायरेक्ट एलाइसा में किसकी जांच होती है, एंटीबॉडीज की, उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज है या नहीं, ठीक है। कैसे जांच करेंगे, इसको ऐसे जांच करेंगे जैसे यहां पर हमने लिया था, ये एंटीबॉडीज लिए थे, तो अब यहां पर क्या होंगे, इनडायरेक्ट एलाइसा में एंटीजेंस लगे होंगे नीचे, है ना। अब इन एंटीजेंस का अगर क्या जोड़ेंगे, एंटीबॉडीज। अगर पेशेंट की बॉडी में एंटीबॉडीज हैं तो वो एंटीबॉडीज यहां पर जुड़ जाएंगे इस तरह से। उन एंटीबॉडीज का पेशेंट के सीरम में होना इस बात का इंडिकेटिव है कि उसको इन्फेक्शन हुआ है। एंटीबॉडी तो तभी बनते हैं जब इन्फेक्शन होता है। फिर हम अप्लाई करते हैं एक रिएजेंट, जो कि क्या होता है, दूसरा एंटीबॉडी जो कि इन एंटीबॉडीज के इस एंड से यानी कि FC रीजन से आकर बाइंड हो जाता है। और ये कैसा होता है, ये होता है रेडियो लेबल्ड या फिर क्रोमोजेनिक होता है, यानी कि कलर एमिटिंग होता है। तो इस तरह से हमें किसका पता लगा, इस एंटीबॉडी का पता लगा, ठीक है। तो ये वह है इनडायरेक्ट एलाइसा। किसके केस में यूज होता है, HIV के केस में, क्योंकि HIV के केस में हमें पता लगाना होता है बॉडी में सर्कुलेट होने वाले एंटीबॉडी का। एक और मेथड होता है जिसका नाम है इनडायरेक्ट एलाइसा और सैंडविच के बाद कॉम्पिटिटिव एलाइसा। कॉम्पिटिटिव एलाइसा, कॉम्पिटिटिव एलाइसा ये पता लगाने के लिए होता है कि शरीर में एंटीबॉडीज जो बने हैं किसी पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट वो कितनी कंसंट्रेशन में है, ठीक है। क्योंकि जो एंटीबॉडीज हैं, देखो कॉम्पिटिटिव एलाइसा में क्या होता है, सपोज करो ये एंटीजेंस हैं जैसे यहाँ थे, और हमने एक सीरम में अपनी तरफ से एक रिएजेंट ऐड किया, उस रिएजेंट में बहुत सारे एंटीबॉडीज थे, और वो सब के सब कैसे थे, वो किसी क्रोमोजेनिक सब्सटेंस से या फिर रेडियो एक्टिविटी एमिट करने वाले सब्सटेंस से लेबल थे। ये सब के सब यहाँ पर जुड़ जाएंगे, ये जुड़ गए, है ना। और सबके सब क्या करने लगे, कलर एमिट करने लगे या रेडियो एक्टिविटी एमिट करने लगे। लेकिन अगर पेशेंट के सीरम में एंटीबॉडी है यानी कि उसको इन्फेक्शन है, तो वो क्या करेंगे, वो भी इन्हीं एंटीजन के स्पेसिफिक है, वो इन एंटीबॉडीज के साथ compete करेंगे इन साइट्स के लिए। और पेशेंट के सीरम में जितने ज्यादा एंटीबॉडी होंगे वो उतनी ही ज्यादा साइट्स यहाँ ऑक्यूपाई करेंगे। इसका मतलब यहाँ उतनी ही कम रेडियो एक्टिविटी या कलर हमें शो होगा। तो ये तीन तरह के कॉम्पिटिटिव एलाइसा मैंने तुम्हें दिखाया, इसमें एंटीजन, इसमें एंटीजन, इसमें एंटीबॉडी को
पता लगाया जाता है। ठीक है, सॉरी, इसमें एंटीबॉडी का पता लगाते हैं, इसमें एंटीबॉडी का और उसमें एंटीजन का पता लगाते हैं। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस होता है जिसमें मॉलिक्यूल्स के थ्रू किसी बीमारी को डायग्नोस किया जाता है। कल हम पढ़ेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में।